All right, let's begin with the session. Inshallah, we'll be understanding Unit 1D and उसमें बहुत different चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं, सीखनी हैं. One by one इंशाल्लाह कुछ aspects की तरफ तवज्जो करते हैं. So first, let's start with indices. Indices जो है वो law of indices के नाम से आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा. So first of the basic, first we'll discuss the basics of indices. And after that, inshallah, we are going to cover more aspects like significant figures, estimation, etc., etc. So the first thing in indices that we tell is if a to the power of a power m is written, तो हम जो a है उसको क्या कहते हैं? What do we call this a? This a is called the base. जब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर होती है तो वो जो नंबर होता है वो कहलाती है बेस. जैसे 5 to the power of 2 है तो ये 5 will be the base and 2 will be the power. तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश हुई है कि अगर एक नंबर है उसके ऊपर एक पावर है तो ये जो नंबर होता है इसको कहते हैं बेस. और ये जो इस वक्त आपको पावर नजर आ रही है, पावर m, दिस इज बेसिकली, दिस हैज थ्री नेम्स. दिस इज कॉल्ड पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट. इसके तीन नाम होते. पावर भी कहते हैं इसे इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं. अब देखिए, जैसे पावर कहते हैं लेकिन हम इंडाइसिस क्यों कह रहे हैं? इंडाइसिस है इंडेक्स का प्लूरल. इंडेक्स इज सिंगुलर, इंडाइसिस इज प्लूरल. तो इंडाइसिस का मतलब यहाँ कुछ पावर्स की, इस टॉप इंडाइसिस की जब हम बात करते हैं इसका मतलब कुछ पावर्स का सिलसिला होगा, पावर्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे. तो अगर एक बेस है और उसके ऊपर एक पावर है तो जो पावर होते हैं उसको, उसके तीन नाम होते हैं. पावर भी कहते हैं, यूजुअली आसान जबान में इसको हम पावर ही कहते हैं, बट मैथमेटिकली वी कॉल इट इंडेक्स और एक्सपोनेंट. तो बेस and power has three names including the power itself: power, index, exponent. अच्छा, लॉज ऑफ इंडाइसिस की तरफ बढ़ते हैं. तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में एक पहला रूल सिखाया जाता है, लॉज ऑफ सेम बेसिस. इफ टू सेम बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द पावर्स गेट्स एडेड. अगर दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. मैं मिसाल लेता हूं, x to the power of 5 multiply by x to the power of 3. तो ये बन जाएगा x to the power of 5 plus 3 and we call it x to the power of 8. तो अगर दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उन लोगों की पावर्स जो है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. इफ टू सेम बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द पावर्स गेट्स एडेड. सिमिलरली, लॉ नंबर 2 के मुताबिक, इफ टू सेम बेसिस आर बीइंग डिवाइडेड, जैसे x पावर 8 multiplied by x power 3. If two same bases are being divided, the powers get subtracted. x power 5 ही रख लेते हैं कंसिस्टेंसी के लिए. x पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 किया था, अब x पावर 5 मल्टी डिवाइड बाय x पावर 3 कर देते हैं. ये हो जाएगा x पावर 5 minus 3. If two same bases are being divided, the powers gets subtracted. ये हो जाएगा x पावर 2. अच्छा, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है जिससे ये पता चलता है कि लेट सपोज इफ समथिंग इज रिटन इन दिस फॉर्म, लेफ्ट वाली चीज दी होगी तो वी कैन कन्वर्ट इनटू राइट. लेफ्ट पे अगर कोई चीज दी होगी तो उसे हम राइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाए. लेकिन इस लॉ का ये भी मतलब है कि अगर एक बेस के ऊपर दो पावर्स ऐड हो रही हैं, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो वी कैन स्प्लिट दैट इनटू दिस एज वेल. ए पावर एम प्लस एन को हम ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन में ब्रेक भी कर सकते हैं. सिमिलरली ए पावर एम माइनस एन को हम ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन में स्प्लिट भी कर सकते हैं. जैसे मिसाल लेता हूं, एग्जाम्पल, पहले ऊपर वाला एग्जाम्पल देखते हैं. 3 पावर एक्स प्लस 2 था, तो एक बेस के ऊपर दो पावर्स थी जो ऐड हो, दो नंबर्स थे जो ऐड हो रहे थे, एक्स और 2. तो हमने कहा इसको ब्रेक करते हैं.
तो 3 to the power of x मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power of 2। पावर को जब स्प्लिट किया, क्योंकि पावर्स में आपस में क्या हो रही थी, एडिशन हो रही थी, राइट। एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 3 power x मल्टीप्लाइड बाय 3 power 2, तो 3 power 2 बन गया 9, और 3 power x एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 9 टाइम्स 3 power x। तो लेफ्ट साइड कैन बी कन्वर्टेड टू राइट साइड एंड राइट साइड कैन बी कन्वर्टेड टू लेफ्ट साइड इफ रिक्वायर्ड। यूजुअली तो हम लेफ्ट साइड को ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बट यू नेवर नो। सिमिलरली अगर हम नीचे भी देखें तो राइट साइड लेफ्ट साइड में कन्वर्ट होगी, तो कैसे कन्वर्ट होगी, तो लेट सपोज 3 power x - 2 है, तो हम कह देंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब डिवीजन होगी, तो 3 power x डिवाइडेड बाई 3 power 2, और ये बन जाएगा 3 power x डिवाइडेड बाई 9। ये आपका आंसर आ जाएगा 3 power x डिवाइडेड बाई 9। The law of indices, same basis being multiplied, powers gets added. Same basis being divided, powers get subtracted. So law number 3, law number 3 भी समझ लें। a to the power of m whole bracket power n। अगर एक ब्रैकेट एक बेस के ऊपर एक पावर है, और वो होल ब्रैकेट के बाद एक और पावर है, तो वो पावर जो है इमीडिएट बेस के ऊपर जो पावर थी उससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। a पावर m होल पावर n, तो इट बिकम्स a to the power of mn। मिसाल, एग्जाम्पल, 3 power 2 होल पावर 5। आपको ये ना समझे कि ये 5 जो है 2 के ऊपर पावर है, नहीं, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 to the power of 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 10। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने ये भी रखता हूँ। लेट सपोज यू हैव 9x power 4 and y power 6, और and the whole bracket has power half। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वो ये कि whenever there are multiple terms within the bracket and there is a power on top of the bracket, then that power will be applied on all the bases। मतलब 9 पर भी ये पावर हाफ अप्लाई होगी, ये x power 4 पर भी अप्लाई होगी, ये y power 6 पर भी अप्लाई होगी। क्यों? बिकॉज 9 is a different base, x is a different base, 9 is a base with a power of 1, x is a base with a power of 4, and y is a base with a power of 6, and there these terms are written within the brackets, and there is a whole power outside the bracket. Now this whole power is going to be applied on every individual term. This will be applied on 9, this will be applied on this will be applied to 9 power 1, it will be applied to x power 4, it will be applied to y power 6। तब ये जो पावर है ना, ये हर पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो 9 की पावर 1 थी, ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 4 थी, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर 6 थी, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हर बेस, 3 बेसेस है, 9, x और y, और हर बेस के ऊपर ये पावर हाफ अप्लाई होगी। इस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए, दिस विल बिकम 9 to the power of half x। 9 की कोई पावर थी नहीं ना, पावर 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज हाफ। x की पावर 4 थी, हाफ से मल्टीप्लाई हो गई, y की पावर 6 थी, हाफ से मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, 9 पावर हाफ का क्या मतलब होता है, तो हाफ का मतलब होता है वैसे स्क्वायर रूट। ये आगे पावर वाला रूल आ रहा है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है। लेकिन 9 पावर हाफ अगर आप कैलकुलेटर से भी करें, वैसे तो विदाउट कर्ड आपको आना चाहिए। तो 9 पावर हाफ इज 3। इसको मुख्तलिफ तरीके से कहा जा सकता है, ये मैं आगे जो 6th वाला लॉ है उसको कवर करता हूँ तो आपके सामने आ जाएगी। 9 to the power of half is 3, x की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई बाय हाफ, 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ,
जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो 2 1 2 एंड 2 2 4। तो मैं काट नहीं रहा हूं ताकि वर्किंग आपकी अपनी जगह रहे। 4 × ½ विल गिव यू 2 एंड 6 × ½ विल गिव यू 3। तो आपका फाइनल आंसर बन गया 3x² y⁻³ तो बॉटम लाइन, if certain different bases are within the brackets and there's a power outside the bracket, that power is going to be applied on every individual term, on every individual base within the brackets। हर बेस के ऊपर जो पावर है उसके साथ उस होल ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये एक रूल कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, आपस में इन पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसी में एक चीज का इजाफा भी हो गया कि अगर ब्रैकेट के अंदर एक बेस नहीं है बल्कि एक से ज्यादा बेसेस हैं और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है, तो वो पावर जो है वो ब्रैकेट के तमाम, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बेसेस हैं उन तमाम की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसकी एप्लीकेशन मैंने आपके सामने करके बता दी। फिर एक लॉ नंबर 4 कहता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस का, एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1। कोई भी दुनिया की बेस ले लो, अगर उसकी पावर 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। जैसे 1000 है, 1000 टू द पावर ऑफ 0 विल बी 1। 10,000 टू द पावर ऑफ 0 विल बी 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं कहीं x पावर 0 नजर आ जाए, आप समझ जाएंगे इसका मतलब 1 है। y पावर 0 नजर आ जाए, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 नजर आ जाए तो इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर पे पावर 0 किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 नजर आ जाए, इसका मतलब आंसर 1 है। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस, एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1। फिर आ जाते हैं पांचवे एग्जाम्पल पे, पांचवे लॉ पे। पांचवा लॉ ये कहता है कि इफ देयर इज अ नेगेटिव इंडेक्स, इंडेक्स या पावर, if there is a negative power and we need to make it positive, we need to change its position. If it's in the numerator, we have to take it, we have to send it to the denominator to make it positive. If it is in the denominator, we have to bring it in the numerator. तो अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेजेंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेजेंगे। मिसाल देता हूं, 3 to the power of -3। सही, 4 की नहीं है, ये 5 की मिसाल है। 3 to the power of -3। अगर मैं चाहता हूं कोई वैल्यू निकालना तो क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैनुअली। तो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू मेक द पावर पॉजिटिव। फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव आई विल शिफ्ट इट टू द डिनोमिनेटर, 1/3 to the power of 3। 1/3 to the power of 3 का मतलब हो जाएगा 3 × 3 is 27, 3 3 is 9, 9 3 is 27। So the answer will be 1/27। So if the power is negative, we should make it positive by changing its position। If it is in the numerator, we are going to take it to the denominator and vice versa। जैसे मिसाल ले लेते हैं, 5 power -2 divided by 10 power -3। अब आपने कहा क्या करूं उसका, तो आपने कहा 10 पावर -3 की पावर नेगेटिव है, उसको ऊपर ले जाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, और 5 की पावर नेगेटिव है उसको नीचे ले आते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो वी हैव स्वैप्ड द पोजीशंस, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, लिहाजा दोनों को पॉजिटिव करने के लिए दोनों की पोजीशन चेंज करनी होगी। किसी एक की नेगेटिव होती तो खाली उसी को चेंज करते। 10 power 3 मीन्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, ये हो जाएगा 1000। और 5 power 2 हो जाएगा 25। 25 के टेबल में देख लें, 25 1 25, 25 4 100 एंड 40। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से बन जाएगा 40। अब जब तक कि आप अपनी पावर्स को पॉजिटिव नहीं कर लेते,
कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए बॉटम लाइन ये है कि आपने उसकी पोजीशन को स्वैप करना है, मतलब स्वैप नहीं, चेंज करना है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आए। सही है। ये हो गया आपका पांचवा लॉ। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक सब अमन है, किसी को कोई मसला तो नहीं है? एक्नॉलेजमेंट देते हैं, सब सही है, सब सेट है, ऑल गुड, ऑल फाइन। एक्नॉलेजमेंट देने हैं बेटा, एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एक्नॉलेजमेंट देयर इज नो यूज, राइट? प्लीज एक्नॉलेज कर दें, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पहले 5 लॉज डिस्कस कर लिए, राइट? डिस्कसिंग द सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट। तो पहले सिक्स्थ वाला डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ लॉ क्या कह रहा है? सिक्स्थ लॉ कह रहा है a to the power of m upon n, fractional power. If the power is a fraction, पावर नॉर्मली एक नंबर होता है ना, इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पावर नंबर ना हो, इंटीजर ना हो, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पोजीशन को चेंज करेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर पावर फ्रैक्शन है तो फिर क्या करें? तो अगर फ्रैक्शनल पावर भी नेगेटिव है तो पहला काम तो यही होगा कि उसकी पोजीशन चेंज होगी। न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। लेकिन दूसरा काम क्या होगा? एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम क्या होगा? अगर पावर नेगेटिव से थी, फ्रैक्शनल पावर पॉजिटिव कर दी, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द पावर इज अ फ्रैक्शन, देन द न्यूमरेटर कैन बी रिटन इन टू वेज। जो पावर का न्यूमरेटर है उसको लिखने के दो तरीके कार है, और जो पावर का डिनोमिनेटर है उसको लिखने का एक ही तरीका है कि उसके थ्रू रूट खुलता है। मतलब अगर पावर एन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के अंदर एन है तो रूट एन खुलेगा। एन रूट, अगर पावर जैसे एन की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर रूट खुलेगा, एन की वैल्यू 3 है तो क्यूब रूट खुलेगा, एन की वैल्यू 4 है तो 4 रूट खुलेगा। अच्छा, स्क्वायर जब 2 होता है तो स्क्वायर रूट 3 होता है, तो क्यूब रूट 4 होता है, तो हम यूजुअली 4 रूट, 5 रूट, 6 रूट ही कह रहे होते हैं। तो ये जो नंबर एन है डिनोमिनेटर, इसका मतलब है उस लेवल का रूट आपने ओपन करना होगा। तो यहाँ एन लिखा हुआ है तो एन रूट आपका खुल गया। अच्छा, पावर जो न्यूमरेटर है उसको लिखने के दे आर टू वेज। या तो बेस के डायरेक्टली ऊपर लिखा जाता है, या फिर पहले बेस के ऊपर जो है वो रूट एन ले लिया जाता है, मतलब एन रूट ए कर लिया, तो एन रूट ए पर अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर होल पावर एम ले ली, तो डिनोमिनेटर की वजह से रूट खुल जाता है। डिनोमिनेटर एन है तो एन रूट, और जो न्यूमरेटर है उसको लिखने के देयर टू वेज। या तो डायरेक्टली विद इन द रूट ही उस एम को बेस के ऊपर डायरेक्ट पावर मान लिया जाए, या फिर पहले एन रूट ए निकाल लिया जाए और एंड में होल ब्रैकेट के ऊपर ये पावर एम अप्लाई कर दी जाए। तो ये दो तरीके कार हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या मतलब इसका। तो इफ में अगर मैं ऊपर वाली बात करूँ, मैंने आपको बताया था 9 पावर हाफ। 9 पावर हाफ को भी इसी तरह सोच सकते हैं हम। 9 पावर हाफ का मतलब क्या है? ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से 2 रूट खुलेगा। 2 रूट को स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट में हम यहाँ 2 लिखते नहीं है ना, पावर का जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2। 2 रूट खुलेगा, लेकिन 2 हम लिखते नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। और ये जो 9 है इसके ऊपर तो है ही पावर 1, तो उसको तो यहाँ रखा जाए,
या होल ब्रैकेट के बाहर रखा जाए, एक ही बात है, क्योंकि पावर है ही 1। तो नो टेंशन, सिर्फ स्क्वायर रूट 9 निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3। अब पावर 1 कोई बंदा यहाँ लगाता या होता, क्योंकि वो है ही 1, लिहाजा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा 3। और मैंने यहाँ 3 ही लिखा था, जैसा कि आप लोग आप देखी अपॉन 3। अब कौन बताएगा पावर 2 अपॉन 3 को कैसे डील किया जाएगा? यस, हाउ कैन वी डील 8 2 upon 3? Anyone would want to participate on mic? थोड़ी पार्टिसिपेशन करें तो मुझे भी पता चले, कुछ समझ आ रहा। यस अमीर। ओके, सर, दो हाथ उठे सबसे पहले। जी। सर जो जी अमीर। न्यूमरेटर है उसे हम लोग उसको यूज करेंगे पावर के लिए, तो इट विल बी 8 स्क्वायर्ड, and the denominator we will ओके use it to make the root, so cube root of 8 squared. ओके ग्रेट, थैंक यू, परफेक्ट। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको लिखने के दो तरीके बताए थे कि क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर एक तरीका आपने अमीर बताया, एक और तरीका ये भी हो सकता था कि हम क्यूब रूट ऑफ 8 निकालने के बाद फिर उसके ऊपर स्क्वायर करते। तो जो पावर का न्यूमरेटर है यानी 2, मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, पावर जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। या तो विद इन द रूट ही डायरेक्ट पावर बना दिया जाए, या होल ब्रैकेट के ऊपर पावर बनाया जाए। ज्यादा बेहतर क्या होता है ये आप खुद भी देखेंगे कि ज्यादा बेहतर दूसरा वाला हो जाता है। सर वजह क्या है इसकी? देखिए, एक छोटे नंबर का निकालना आसान होगा और फिर उसको स्क्वायर करना भी आसान होगा, बट फाइंडिंग पहले एक नंबर को स्क्वायर करें, एक बड़े नंबर को स्क्वायर करें, फिर उसका क्यूब रूट लें, तो शायद कि वो थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए, लेकिन कोई इतना नंबर्स होते नहीं है, यूजुअली P1 का टॉपिक है। तो जो है वो आप दोनों तरीके से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोई क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर करता तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाता। 8 स्क्वायर इज 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 विल गिव यू 4। आपको परफेक्ट क्यूब्स याद करवाए थे, कहा था 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है उनके क्यूब्स याद होने चाहिए। तो 4 का क्यूब 64 होता है, ये आपको पता है। या दूसरा तरीका फॉलो कर सकते थे भाई, कि क्यूब रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 8 आपको पता है, 8 का क्यूब रूट, क्योंकि 8 एक छोटा नंबर है, उसका क्यूब रूट और आसान हो गया, विच इज 2। और 2 का जब स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 4। तो देखिए, दोनों तरीके आपके सामने, ये भी एक चैनल फॉलो कर सकते थे और एक ये रूट फॉलो कर सकते थे। दोनों रूट से आपके पास 4 आंसर आ रहा है। तो कैसे फ्रैक्शनल पावर को हम डील करते हैं, ये बात मैंने आपके सामने रख दी कि न्यूमरेटर या तो डायरेक्ट पावर हो गई बेस की, या फिर ब्रैकेट के बाहर हो गई, और डिनोमिनेटर की वजह से खुल जाता है रूट। अच्छा, यूजुअली जब हम इंडाइसेस डील कर रहे होते हैं तो हमें बाज़ औक़ात इस तरह से रीराइट करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। हम बाज़ औक़ात ये भी कर रहे होते हैं, 8 पावर 2 अपॉन 3 है, तो हमने कहा 8, अगर मुझे जहन में है कि 8 को क्या कहते हैं, तो आपको ये भी ख्याल आएगा कि 8 इज बेसिकली 2 क्यूब, और बाहर 2 अपॉन 3 है। तो अगर कोई ये चीज समझ गया कि यार 8 के ऊपर पावर 2 अपॉन 3 है, तो अगर मैं 8 को रीराइट कर लूं तो 8 है 2 क्यूब। अच्छा, जब 8 को 2 क्यूब क्यूब कर दिया तो बेस 2 है, पावर 3 है, और एक और पावर 2 अपॉन 3 भी थी, तो उसको ब्रैकेट के बाहर कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों पावर्स आपस में क्या होनी है, मल्टीप्लाई होनी है। तो 3 को जब मैं 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कटता है। 3 और 3 कट गए, 2 स्क्वायर बचा, 2 पावर 3 होल पावर 2 अपॉन 3। लॉ नंबर 3 के मुताबिक पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 और 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे 3 और 3 कटा, 2 की पावर 2 बची, आंसर हो गया 4। तो 2 पावर 2 द आंसर विल बी 4। सही है, तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ तरीकेकार बता दिए जिससे आप 8 पावर 2 अपॉन 3 को डील करके 4 आंसर ला सकते थे।
तो ये हमारा सिक्स्थ लॉ भी मुकम्मल हो गया। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ और एट्थ। सेवेंथ वाला लॉ ये कहता है क्या, इफ टू डिफरेंट बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द बेसिस आर डिफरेंट, इफ टू डिफरेंट बेसिस आर बीइंग मल्टीप्लाइड बट द पावर्स आर सेम, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। ए के ऊपर पावर एन है और बी के ऊपर पावर एन है, पावर दोनों की सेम है, इंडेक्स दोनों का सेम है, बेसिस डिफरेंट है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम two different bases are being multiplied which is the same power, we can multiply the bases within the brackets and we can put a common power on top of the bracket। तो दोनों के ऊपर कॉमन पावर थी उसको ब्रैकेट के टॉप पे लिख देंगे। मैं मिसाल भी देता हूं आपको नंबर सेवेंथ वाले लॉ की। लेट सपोज इट इज 3 पावर x मल्टीप्लाई बाय 7 पावर x। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 3 के ऊपर भी पावर x है, 7 के ऊपर भी पावर x है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 3 × 7 होल पावर x। अच्छा, ये लॉ तो आपको पता ही है कि a × b होल पावर n अगर है तो ये जो पावर n है ये a पर भी अप्लाई होगी और b पर भी अप्लाई होगी। तो a × b होल पावर n विल बी कन्वर्टेड, क्योंकि a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है, तो होल ब्रैकेट के ऊपर जो पावर n है वो सब पे अप्लाई होनी है। तो a की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय n बन जाएगी a पावर n, b की पावर भी बन गई b पावर n। तो इस चीज की एप्लीकेशन तो मैंने आपको यहाँ करवा दी। इस साइड से इस साइड में कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो ये वाली चीज हमने ऊपर यहाँ देख ली, इस चीज की कन्वर्जन इस चीज में ये हमने यहाँ पर देखी थी। तो इसी तरह जब लेफ्ट साइड हो राइट साइड में लाना हो तो इस तरह कर सकते हैं, 3 पावर x × 7 पावर x, वी कैन से 3 × 7 होल पावर x। जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जा सकता है तो लेफ्ट से राइट पर भी कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी लॉ जो है टू साइड से काम करेगा ना। तो 3 × 7 होल पावर x है विच विल बिकम 21 पावर x। इसी तरह अगर लॉ नंबर 8 की बात की जाए, 21 पावर x डिवाइडेड बाय 7 पावर x। Two different bases are being divided but they have a common power, पावर कॉमन है। दो डिफरेंट बेसिस हैं, डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर कॉमन है। तो इन दोनों को, दोनों डिफरेंट बेसिस जो थी उनको आपस में पहले डिवाइड कर दें और फिर कॉमन पावर को ब्रैकेट के बाहर रख दें। तो ये भी राइट से लेफ्ट में जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट में। राइट से लेफ्ट में जाने का वही तरीका है कि अपॉन बी के ऊपर पावर एन है तो जितने भी ब्रैकेट में टर्म्स हैं सब पे पावर एन अप्लाई होगी। ए की पावर 1 थी उसके भी ऊपर भी एन अप्लाई हो गई, बी की पावर 1 थी उसके ऊपर भी एन अप्लाई हो गई, ये बन गया ए पावर एन अपॉन बी पावर एन। इसी तरह लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाने के लिए बेसिस डिफरेंट थी, पावर्स कॉमन थी, तो डिवाइड करके कॉमन पावर लगा दी। तो 21 पावर x डिवाइड बाई 7 पावर x, ये बन गया 21/7 होल पावर x। और 21/7 होता है 3, इट बिकम्स 3 to the power of x। ये जो है आपका आठवां लॉ भी डिस्कस हो गया। लॉ ऑफ इंडाइसिस किसको बेस कहते हैं, किसको पावर कहते हैं, पावर के कितने नाम होते हैं और कितने किस्म के लॉज होते हैं, किस किस तरह उसे अप्लाई किया जाता है, ये मैंने आपको कुछ झलक थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू दे दी। बाकी सवालात के थ्रू भी आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। तो मुझे बताएं, यहाँ तक इज एवरीथिंग फाइन? कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? ये एक्नॉलेज कर दें प्लीज। इज एवरीथिंग फाइन? ठीक है, मैं इसके नोट्स बना लें, लिख लें अपने पास, साथ साथ मैं कहता हूँ आपको नोट्स बनाएं। तो राइट दिस डाउन एंड देन लेट मी नो इफ यू आर डन so that we can move forward. Also, give an acknowledgement that whether you are clear. So I need an acknowledgement of clear and done. कर भी लिया हो आपने और लिख भी लिया हो। क्लियर एंड डन की जब इंस्ट्रक्शन देंगे लिखेंगे तो देन आई विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। जल्दी से कर लें, शाबाश।
जी बिल्कुल अब्दुल रहमान, आप सवाल पूछें। व्हाट क्वेश्चन यू हैव प्लीज। Sir, it's related to the assignment. How we will submit it, like from Edify the LMS or from what, sir? ओके, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इंशाल्लाह कि वो एलएमएस पे हमारा एग्जाम मॉड्यूल तो है, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा इफेक्टिव सबमिशंस जो है ना गूगल क्लासरूम पे चेक वगैरह करना बहुत आसान है। तो सबमिशंस इंशाल्लाह आई प्लान कि मैं गूगल क्लासरूम पे करूँगा इंशाल्लाह। सही है। आई क्रिएट अ क्लास ऑन गूगल क्लासरूम and inshallah I'll share the link with you people so that you people can join the class. Then from there only I will ask you to submit. Okay, Okay, sir. चलें। अब जो है मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मजीद डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा विदाउट एनी इश्यूज। तो ये हमारा इंडाइसिस वाला जो पोर्शन था ये मुकम्मल हो गया, आप लोगों ने लिख भी लिया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर थिंग, राइट। तो एक चीज हमारी इस टॉपिक के अंदर हमें जो पढ़नी थी वो थी इंडाइसिस। उसके अलावा दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो है राउंडिंग ऑफ, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस का जो चक्कर होता है, और उसके साथ हमें पढ़ना है एस्टिमेशन के हवाले से, और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सही। तो द फर्स्ट थिंग इज राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। ओहो, सही है जी। राउंडिंग ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होते, थोड़ी बहुत इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सही है। माइक्स आपने बड़े एक्टिव रखते हैं इंशाल्लाह। जो मैं सवाल वगैरह पूछूंगा तो आपने बताना होगा इंशाल्लाह। लेट सपोज इफ आई आस्क यू 29042 is a number and you have to round it off. अच्छा, how many significant figures is this number? ये नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है? पार्टिसिपेशन चैट पे करें फटाफट ताकि मुझे सबकी पार्टिसिपेशन नजर आए। सही है। 29042 जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है बेटा? 29042 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है ये बताएं। दिस इज अ 5 सिग्निफिकेंट नंबर। जीरो को कोई इग्नोर थोड़ी ना करेंगे कि आप लोग 4 कह रहे हैं। दिस इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसको आप राउंड ऑफ करो। अब राउंडिंग ऑफ मुझे कहता है, मिसाल है, मुझे कहा जाता है बस को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें। 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के बाद ये क्या हो जाएगा बताएं। फिर मुझे कहा जाता है 2 SF में राउंड ऑफ करें। फिर मुझे कहा जाता है इसको 3 SF में राउंड ऑफ करें। फिर मुझे कहा जाता है इसको 4 SF में राउंड ऑफ करें। अब ये है 5 SF में, तो 4 SF तक ही राउंडिंग ऑफ हो सकती है। तो लेट सपोज इफ समवन इज आस्किंग मी, एग्जामिनर सेज इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे?
तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप मुझे भी बताइएगा, पार्टिसिपेशन लेंगे इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंट का उसूल ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से शुरू होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट से स्टार्ट होती है। तो अब मैं कहूँ कितने सिग्निफिकेंट है, आपने कहा एक सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा सिग्निफिकेंट, चौथा सिग्निफिकेंट, पांचवा सिग्निफिकेंट। अब मुझे कोई कहता है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करो, तो इसका उसूल क्या होता है कि जिस सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट में देना है ना, तो इसका मतलब पहले ही नंबर को राउंड ऑफ करना होगा। 1SF का मतलब है लेफ्ट से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की और मैं पहले ही नंबर पे आया और पहले ही नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ का मतलब क्या है ये समझ लें। जिस नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है, या तो वो नंबर वो ही रहेगा या बढ़ जाएगा। दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो नंबर वो ही रहेगा या बढ़ जाएगा। इट विल रिमेन सेम और इट विल इंक्रीज। So if it's a 2, so either the 2 will remain 2 or because of the number after it will become 3। और कोई दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है, 2 2 ही रहेगा या 3 हो जाएगा। अब 2 2 ही रहेगा या 3 हो जाएगा, इसका दारोमदार उसके अगले नंबर पर है कि अगला नंबर जो है वो क्या है। तो अगला नंबर 5 या उससे बड़ा अगर हो, सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं तो रिमेन्स जो नंबर है वो रिमेन्स सेम कब रहता है, या तो इट रिमेन्स सेम और इट इंक्रीजेस। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रिमेन सेम होता है व्हेन द नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट डिजिट इज 0 1 2 3 और 4। अगर मैं किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहा हूं, वो नंबर सेम रहेगा अगर उसका नेक्स्ट डिजिट 0 1 2 3 4 में से हो, और वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा अगर नेक्स्ट डिजिट नंबर इंक्रीज हो जाएगा अगर नेक्स्ट डिजिट 5 6 7 8 या 9 में से हो। तो ये जनरल सा उसूल है। सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग लेफ्ट से शुरू होती है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है उस नंबर पे आके रुकेंगे। अब उस नंबर के साथ दो मामले हो सकते हैं, या तो वो नंबर सेम रहेगा या वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ी बेसिक गुफ्तगू है, ये छोटी क्लासेस में बच्चा कर लेता है, लेकिन फिर भी बच्चों की सिग्निफिकेंट फिगर में बड़ी कमजोरियां होती हैं, बेसिक्स में काफी वीकनेस होती है। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बिल्कुल बेसिक से वर्क करूं, ताकि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी आपको मैथ्स के अंदर परेशानी हुई हो तो वो आपकी परेशानी हल हो जाए इंशाल्लाह। तो यही मेरी कोशिश होगी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को करवाता हूँ। तो अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो क्या वो नंबर, दो बातें हो सकती हैं, इट विल रिमेन सेम और इट विल इंक्रीज। सेम तब रहेगा जब उसके बाद वाला नंबर, द नंबर दैट फॉलोज द फॉलोइंग नंबर is either 0 1 2 3 4, and it will increase if the following number is 5 6 7 8 9। ये एक उसूल है, राइट। तो if we have to round off 29042 into one significant figures, then if it is a 2, then we have to focus on the first significant। लेफ्ट से काउंटिंग शुरू की, पहले सिग्निफिकेंट पे रुके, 2 को फोकस किया। अब ये 2 या तो 2 ही रहेगा या 3 हो जाएगा। Now it will depend on the next digit, that is 9। अगला डिजिट अगर 5 6 7 8 9 होता तो ये 2 नंबर को क्या होना था, इंक्रीज होना था, क्योंकि 2 के बाद जो नंबर है वो 5 या उससे बड़ा नंबर है। लिहाजा ये 2 जो है ये राउंड ऑफ होने की वजह से यहाँ पर सेम नहीं रहेगा बल्कि बढ़ जाएगा। तो मैंने 2 को जो है 3 कर दिया। अच्छा, 2 को तो हमने 3 कर दिया, तो बाकी जो नंबर्स बचे हुए हैं 1 2 3 और 4, उनकी जगह मैं क्या लिखूंगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर
में है नंबर्स और मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का उसूल कहता है कि बाकी तमाम नंबर्स को जीरो कर देंगे। यस, द रिमेनिंग ऑल नंबर्स विल बिकम जीरो। तो ये 2 जो है राउंड ऑफ होके 3 बन गया, बाकी 9042 ये 4 डिजिट्स थे, इन 4 डिजिट्स के बजाय 4 जीरोस लग जाएंगे, तो द नंबर विल बिकम 30,000। इन वन सिग्निफिकेंट फिगर इट विल बिकम 30,000। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने कर दिया। अब आ जाते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में। मुझे सब बताएं कि अगर इस नंबर 29042 को मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो मेरा आंसर 2SF में क्या आएगा। एवरीवन टू पार्टिसिपेट। देखिए सही गलत की बात नहीं है, छोटा सा सवाल है, सबने जवाब देना है। फिर मैं माइक खुलवा के जवाब उगलवाऊं, इससे बेहतर आप खुद पार्टिसिपेशन कर लें। जल्दी से बताएं, शाबाश। टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। नवार, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज। खामोश रहने के लिए क्लास में नहीं आए हैं, बोलना है आपने। टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये क्या आंसर दे दिया। 29,042 को राउंड ऑफ करना है बेटा। ये बात क्लियर नहीं है आप लोगों को। देखें कुछ लोगों को अभी भी देखें क्लियर नहीं है, जो डाउट है ना वो ही है मेरा अपनी जगह। दो गलतियां नजर आई है मुझे। एक गलती एक बच्चे ने ये की है कि भाई 29042 था तो 9 को राउंड ऑफ करके 9 ही रहने दिया और 9,000 आंसर दे दिया। ओ भाई, पहले कॉन्सेप्ट भी समझो। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू है। मैं आपको बोलूं भाई ईद आई थी, कितने पैसे जमा हुए। अब आपके पास पैसे जमा हुए हैं 4,850। मैं कह रहा हूं अंदाजन कितने जमा हुए हैं, आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। आप बताए क्या बोलोगे। अंदाजन मेरे पास 5,000 जमा हुए हैं ईद में, 5,000 रुपीज। तो ईद पे जो आपकी अमाउंट जमा हुई है वो अंदाजन जब आप बताएंगे तो वो करीब करीब होगी। ये थोड़ी ना है कि भाई आपका ओरिजिनल नंबर कुछ और है और राउंड ऑफ होने के बाद वो नंबर बिल्कुल ही अलग हो गया। तो अगर राउंड ऑफ होने के बाद कोई बंदा 29,042 को 9,000 कह रहा है तो ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। नाम नहीं लेना है मुझे किसी का, लेकिन मैं बता रहा हूं 29,042 अंदाजन किसके बराबर होगा। 9,000 के बराबर होगा, 29,000 के बराबर होगा। अल्लाह के बंदो, 2942 का मतलब ये है कि 9 को राउंड ऑफ करना होगा। 9 को राउंड ऑफ करने के लिए अगला डिजिट देखेंगे जो कि 0 है, तो 9 9 ही रहेगा। लेकिन ये 2 गायब थोड़ी हो जाएगा, इस 2 को तो एज इट इज कॉपी करना है। तो 2 लिखा, फिर 9 को आके हमने 9 ही रहने देना है क्योंकि अगला डिजिट 0 है। तो अगला डिजिट 0, 4 भी 0, 2 भी 0। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में टू ऑल दोज हु हैव गिवन 29,000 एज देयर आंसर, थम्स अप, वेरी गुड। एंड टू दोज हु फेल्ड प्लीज फॉलो करें। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो आंसर होगा ये 29,000 होगा। पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा सिग्निफिकेंट, 2SF में आंसर देना है। दूसरे के इर्द गिर्द आपने एक ब्लॉक बना लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैंने किया। और अब ये जो पहला नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये 9 या तो 9 ही रहेगा या बढ़ के 10 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नंबर 10 होना होता तो ये भी समझ लें, अगर 9 10 में कन्वर्ट होता, अगर 9 10 में कन्वर्ट होता तो 9 की जगह 0 लिख देते और 10 का जो 1 था, 10 का 1, 10 का 0 यहाँ पर आ गया, 10 का 1 1 2 में ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अगर लेट सपोज ये 29 542 होता तो इस 5 की वजह से ये 9 2SF में राउंड ऑफ होने के बाद क्या हो जाता, 10 हो जाता। तो 9 10 होने की वजह से 9 की जगह 0 लिख देते और 2 में 1 ऐड हो जाता, ये हो जाता 30। तो ये बन जाता 30,000।
बट इस वक्त 29,000 है। तो 9 से पहले 2 को कॉपी किया, 9 को राउंड ऑफ करके 9 ही लिखा, आगे तमाम डिजिट्स में जीरोस कर दिए। आई होप कुछ पल्ले पड़ा होगा। अब मुझे बताएं 3SF में 29,042 को क्या कहेंगे, क्या आंसर होगा 29,042 का 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? शाबाश, सबने पार्टिसिपेट करना है। सही कहा गलत कहा कोई मसला नहीं, फिर पार्टिसिपेट करें, रीअटेम्प्ट करें। 3SF में 29,042 राउंड ऑफ होके क्या बनेगा? बेटा सबने पार्टिसिपेट करना है, मैं नाम लूं क्या एक एक का? आई हैव जस्ट गॉट 2 participations, I need more please। सबने सबको पार्टिसिपेट करना है, जल्दी करें बेटा। क्विक। जैनब फातिमा नवार, आप लोगों का जवाब नहीं आया, जल्दी पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सबकी। 29,040 को 29,042 को 3SF में राउंड ऑफ करने पे क्या आंसर आएगा? आंसर तो दें। आप लोग आंसर देने में इतना टाइम लगा देते हैं, इसी में हमारा इतना वक्त बर्बाद हो जाता है। ये 10 सेकंड्स में जवाब देने वाली चीज होती है। प्लीज आंसर दें, बताएं 3SF में आंसर क्या होगा? नहीं क्लियर हो रहा? कि आप लोगों को, कितने बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा? जी, एक और आंसर भी आ गया, चलें और बताएं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, 3SF में राउंड ऑफ करना है। तो मैंने कहा पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर रुकना पड़ेगा, मतलब तीसरे नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये तीसरा नंबर जो है ये 0 ही रहेगा या 1 हो जाएगा, इसका दारोमदार अगले डिजिट पर होगा। अगला डिजिट क्योंकि 0 1 2 3 4 में से है, लिहाजा ये नंबर 0 जिससे राउंड ऑफ करना था ये राउंड ऑफ होके सेम रहेगा। तो ये 0 राउंड ऑफ होके सेम रहेगा। 29 को तो हमने टच किया ही नहीं, उसको एज इट इज कॉपी करना है। उसके बाद जो दोनों नंबर्स है उसकी जगह 0 आएगा। तो जिस नंबर पे रुकते हैं, जिसे राउंड ऑफ करते हैं, उसके बाद तमाम नंबर्स क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। 29 पहले दो सिग्निफिकेंट थे, उसको एज इट इज। थर्ड सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना था 3SF में, तो 0 को देखा 0 या 1 हो जाए, तो वो 0 ही रहा। और जिस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद वाले नंबर 0 हो जाते हैं। तो ये 29042 बन गया 29,000। सही है। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट की अगर हम बात करते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में 29,042 को बताएं क्या आंसर होगा 4SF में 29,042 का, जल्दी से बताएं। $29,000। नवार, आपने पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं की, आप लगता है नहीं सीट पर। ये जो जाने का चक्कर है ना, ये मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कोई सीट से हिले ना, मैं इस चीज को बिल्कुल नापसंद करता हूँ।
एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट, बगैर पार्टिसिपेशन के कोई नहीं रहना चाहिए। सही आंसर गलत आंसर कोई मसला नहीं, जवाब दें। आपका गलत आंसर भी सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। 4SF जो है उसमें इसको हम कहेंगे 29,040। कैसे? इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती कर दी। राउंडिंग ऑफ में आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, गड़बड़ है बहुत। ये तो बहुत कुछ बताना है इसके हवाले से। फिर हम जाहिर सी बात है इसकी एक्सप्लेनेशन को सुकून से अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। सवालात पास पेपर्स के बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने पास्ट में करवाए हुए हैं, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी, तो वो आपसे शेयर किया करूंगा इंशाल्लाह। तो वो देखकर आप अपने प्रॉब्लम्स क्वेश्चन वाली उसमें से रिव्यू करके सवालात कीजिएगा। असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम से बनाऊंगा, उस पर उसको आप में सबमिट करना होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 29042। तो अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, इसका मतलब मैं 4 पे पॉज हो जाऊंगा। अब ये जो 4 है ये 4 ही रहेगा या बढ़ जाएगा, इसका दारोमदार अगले डिजिट पे होगा। तो अगला डिजिट क्योंकि 5 से छोटा है, 0 1 2 3 4 में से है, लिहाजा ये नंबर 4 ही रहेगा। और जिस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद 0 लिख देते हैं। तो 4 जो है वो 4 लिख दिया हमने। 290 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 4SF में राउंडिंग ऑफ करनी थी तो पहले 3 कॉपी पेस्ट होंगे। फोर्थ वाला डिजिट जो है 4 ही रहेगा राउंड ऑफ होने के बाद। और जिस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं जो डेसिमल से पहले होते हैं उनकी जगह 0 आ जाता है। अब ये बात मैंने एक इजाफी ऐड कर दी। अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है अगर राउंडिंग ऑफ की है। लेकिन डेसिमल से पहले जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उन तमाम डिजिट्स की जगह 0 लगाया जाएगा। जो राउंड जिस नंबर को राउंड ऑफ किया उसके बाद और डेसिमल से पहले वाले जो नंबर्स हैं उनको उनकी जगह 0 लगा दिया जाएगा। सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने एक दूसरा मिसाल लूँ, ये तो हमने एक राउंडिंग ऑफ के सामने आपके सामने बात रखी। अब अगर मैं एक डेसिमल नंबर लेता हूँ 5.0487। अब फिर वही मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं इसको जो है 1SF में क्या कहेंगे, क्या होगा नंबर? ये बताएं मुझे। 2SF में क्या होगा? फिर यहाँ बताएं 3SF में क्या होगा? फिर यहाँ बताएं 4SF में क्या होगा? तो बताना शुरू करें। 1 2 3 4 5, ये हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तमाम नंबर्स काउंट होंगे, 1 2 3 4 5। दिस इज इन 5SF करंटली। करंटली ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। सही है। दिस इज करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वी हैव टू राउंड इट ऑफ। तब बताएं 1 डेसिमल प्लेस में क्या होगा? राउंड ऑफ 5.0487 करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वन सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने आपसे पूछा है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आंसर होगा? नवार, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, देखो बेटा आप जो है ना,
गलत कर रही हो आप, सारे नंबर्स को बढ़ा रही हो। 5.0598, आपने 4 को भी बढ़ा दिया, आपने 9 को भी, 8 को भी बढ़ा दिया, 9 को भी बढ़ा दिया, 7 को भी बढ़ा दिया, सबको एक एक डिजिट बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता। राउंडिंग ऑफ का ये चक्कर नहीं है कि आप एक एक नंबर को बढ़ा रहे हो। अभी मैं 1SF में पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे सारे आंसर्स बता दिए, सही है, ओके जोया। देखिए 1SF में इट्स 5, यस वेरी गुड, 5 आंसर आएगा। अलग अलग बहुत सारे आंसर आप लोगों ने पोस्ट कर दिए, तो मैं थोड़ा सा, अच्छा अब देखें, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि हम 5 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो पहला सिग्निफिकेंट 5 है, उसके बाद जो नंबर है वो 0 है, लिहाजा ये राउंड ऑफ हो गया 5 ही रहेगा। अब बच्चों के जहन में आ रहा है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उसकी जगह 0 0 0 0 लिखना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल आपको 5 ही लिखना है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उसको इग्नोर कर दें। नहीं नवाज, फिर एक कंफ्यूजन है, 0488 किया आपने, 7 को इंक्रीज किया है। देखें बात को समझे, वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है। नवाज मेरे साथ साथ पार्टिसिपेशन करो, मेरे साथ माइक पे आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर दूं। मुझे लगता है थोड़ी कंफ्यूजन तुम्हें ज्यादा है, तो कोई मसला नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। माइक माइक खोल लो अपना। जी नवाज, आवाज आ रही है? जी। अब देखें, राउंडिंग ऑफ में ऐसा नहीं है किसी भी नंबर को बढ़ा दिया, ये उसूल नहीं होता। राउंडिंग ऑफ का उसूल ये होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है। अब लेफ्ट का मतलब 7 से स्टार्ट करूंगा या 5 से स्टार्ट करूंगा? 5। 5, वेरी गुड, 5 से स्टार्ट करूंगा, सही है। अच्छा 5 से स्टार्ट करना है। अब मैं जब आपसे कह रहा हूँ ना कि वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो आपने 5 से स्टार्टिंग करनी है, और 5 ही पहला सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि पहला नंबर है, सही है। अच्छा अब ये 5 नवार या तो 5 ही रहेगा राउंड ऑफ होने के बाद, या ये 6 हो जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 1SF में राउंडिंग ऑफ करना है, इसका मतलब इस 5 पे फोकस होगा मेरा, तो या तो ये 5 5 ही रहेगा, या ये 5 क्या हो जाएगा? यस नवार, क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन एक्टिव रखें। 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, सही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 5 5 ही रहेगा या 6 हो जाएगा? एंड नेक्स्ट डिजिट 0 है। वेरी गुड, नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। अगर नेक्स्ट डिजिट क्या हो कि ये 5 ही रहे, मुझे बताओ, ये 5 5 कब रहेगा? जब अगला डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या फिर 1 2 3 4। यस, 1SF में राउंडिंग ऑफ करनी है, इसका मतलब लेफ्ट से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, पहले ही सिग्निफिकेंट पे रुक गया, रुक के ब्लॉक बना दिया। अब इस 5 को या तो 5 ही रहना है या 6 होना है, इसका दारोमदार अगले डिजिट पर है, नेक्स्ट डिजिट पर। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 में से है, लिहाजा ये 5 क्या रहेगा? राउंड ऑफ होने के बाद 5 क्या हो जाएगा? 6 6 कैसे होगा? बढ़ना तो है ही नहीं ना। 5 या तो 5 रहेगा या 6 हो जाएगा। 5 देखो 5 या तो 5 रहेगा या 6 हो जाएगा, लेकिन अगर अगला डिजिट 0 1 2 3 4 में से, तो 5 5 ही रहेगा। और अगर अगला डिजिट 5 6 7 8 9 में से है, तो ये 5 6 हो जाएगा। तो अभी करंट सर्कमस्टेंसेस में ये 5 के बाद जो डिजिट है वो क्या है? 0 लिहाजा ये 5 क्या रहेगा राउंड ऑफ होने के बाद? 5 5 रहेगा। अच्छा 5 को मैंने 5 लिख दिया। अब बाकी नंबर डिजिट्स जितने भी होते हैं उसकी जगह हम क्या लगाते हैं नवार? 0 0 लगाते हैं, सही है, उसकी जगह हम 0 लगाते हैं। तो हमने हर जगह 0 लगा दिया। तो मैंने ये कहा है अभी आपको, ये नई बात बताई कि अगर डेसिमल के बाद है वो तमाम नंबर्स, तो उनकी जगह 0 लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 लिखो या 5.0 लिखो या 5.00 लिखो या 000 लिखो या 1000 जीरो 5 के बाद लगा दो, वो 5 ही रहेगा। लिहाजा अगर नंबर्स डेसिमल के बाद हैं, जो नंबर डेसिमल से पहले होंगे वहां तो 0 लगाना जरूरी होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर किया जा सकता है। लिहाजा 1SF में आंसर हो गया 5। नवार यहाँ तक समझ आई बात? यस। अच्छा चलो, अब मेरे साथ 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 चलो। मुझे 2SF में राउंडिंग ऑफ करनी है।
2SF में, सही है। तो 2SF में राउंडिंग ऑफ करने के लिए मैं क्या करूं, कहां से काउंटिंग शुरू करूं? सेकंड सिग्निफिकेंट कौन सा डिजिट होगा? 0. 0 होगा, 1 and 2। तो 0 के इर्द गिर्द क्या करूं, ब्लॉक बना लूं, सही है भाई। अब ये 0 के ऊपर फोकस है कि 0 को क्या करना है, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ होने की वजह से 0 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, राउंड ऑफ होने के बाद 0 क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी 0 की? Same रहेगा. सही है, वेरी गुड। या फिर 0 सेम रहेगा, या फिर क्या हो सकता है, Increase. इंक्रीज। इस केस में ये 0 सेम रहेगा या इंक्रीज होगा? Same रहेगा. क्यों? Next digit 4 है. वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे आंसर बताओ 2SF में क्या होगा? 5.00. वेरी गुड, 5.0। अब इजाफी 0 आपने बताया ना, वो लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5 तो चलो हमने शुरुआत की, तो मतलब 0 को राउंड ऑफ करना था, तो शुरू का हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, तो 5 पॉइंट कॉपी हो गया, ये 0 0 ही रहा। अब अगला जो डिजिट है उसकी जगह भी 0 आना चाहिए था, इसकी जगह भी 0 आना चाहिए था, इसकी जगह 0 आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसको लिखने की जरूरत बहुत जरूरी थी। तो डेसिमल के अंदर क्या होता है कि अगर किसी नंबर को आपने राउंड ऑफ किया है, वो नंबर डेसिमल के बाद है जिसकी राउंडिंग ऑफ हुई है, तो उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसकी जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 5.0 हो जाएगा। तो 5.0487 1SF में 5 है और 2SF में 5.0। नवार यहाँ तक समझ आया? Yes. पार्टिसिपेशन करोगी तो समझ में आएगा ना, मेरे साथ कनेक्ट होके वॉइस पे बात किया करो, सही रहेगा। अच्छा, 5.0487। अब मैं आपको कहता हूँ नवार 3SF में राउंड ऑफ करना है, बताओ क्या आंसर होगा 3SF में? क्या करूँ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले काउंटिंग शुरू करूँ लेफ्ट से, थर्ड SF कौन सा वाला होगा? 4. 4, ओके। अब क्या करूँ इस 4 के साथ? Increase हो जाएगा. ओके, इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा ये? 5. ओके, आंसर बताओ क्या आएगा? 5.05. वेरी गुड। और आगे के जो नंबर्स हैं वो डेसिमल के बाद ही हैं क्योंकि, तो इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। शाबाश, जबरदस्त, 5.05, वेरी गुड। अच्छा, 4SF में बताओ क्या होगा? फोर एस एफ में इसका आंसर बताओ। 5.0488. 5.04 4SF में देना है, अच्छी तरह सोचो, जल्दी नहीं करो। 4SF में देना है, एक दफा फिर अटेम्प्ट करो। Five point 0490. 90 कहा ना, लेकिन क्योंकि डेसिमल के बाद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया? 5.049। तो आपने 1 2 3 4 फोर्थ डिजिट पे फोकस किया, और जो फोर्थ डिजिट था उसके बाद क्योंकि नंबर जो था वो 5 या उससे बड़ा नंबर था, लिहाजा ये 8 क्या हो गया, 9 हो गया। और डेसिमल के बाद ही है इन सारे डिजिट्स, लिहाजा 7 की जगह 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 1SF में 5, 2SF में 5.0, 3SF में 5.05, 4SF में 5.049। जी जनाब, समझ में आई है नवार, बात समझ आ रही है? हम्म, माइक ऑन करके बताना है। जी नवार। Yes. अच्छा, अभी जो नंबर 29,042 है, ऐसे में एक और मिसाल आपसे ऐसी आपके सामने लिखता हूँ। ये एक नंबर है, मुझे बताओ 1SF में ये क्या होगा?
तो किसको तीसरा एग्जाम्पल ही बनाता हूँ ना, प्रैक्टिस करने के लिए। 54832। चलो इसको मैं आपसे कहता हूँ, हाँ इसको 1SF में बताओ क्या होगा। 5.5. अच्छा ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है नवार, ये होल नंबर है, इसमें डेसिमल्स नहीं है। रिलैक्स होके सोचो, 1SF है। देखो ऊपर तुमने पार्टिसिपेशन नहीं की थी इसलिए ऊपर का कॉन्सेप्ट रह गया, नीचे डेसिमल में तुम्हें समझ में आ गया। नीचे वाले में आओ, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की? लेफ्ट से स्टार्ट Right. होती है, Left. लेफ्ट से, लेफ्ट से। तो 5 से स्टार्टिंग करनी है, 1SF में करना है, मतलब 5 पे फोकस करना है। 5 पे रुक जाऊं? Yes. अब ये 5 5 ही रहेगा या 6 होगा ये बताओ? 5. 5 रहेगा, तो 5 लिख दिया। आगे जो सारे नंबर्स है उनका क्या करूं? 0. 0। तो क्या आंसर बन गया? 50,000। अब 2SF में बताओ क्या होगा? 2SF में कौन से नंबर को राउंड ऑफ करेंगे? 4. 4 को। अब ये 4 4 ही रहेगा या 5 हो जाएगा ये बताओ? 5 हो जाए. 5 हो जाएगा। क्यों? Next letter. Next number 8 है. वेरी गुड। तब ये 4 को 5 कर देंगे, तो राउंड ऑफ अगर 2SF में आंसर बताओ क्या आएगा? 5 5 हम्म, 0 0 0. वेरी गुड, 0 0 0। अब हुई ना बात? वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। लैक ऑफ फोकस है, बस फोकस नहीं हो रहा है तुम्हारा। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आगे पीछे ध्यान हो जाता है, पता नहीं। ऐसे जो बच्चे हैं ना, तुम लोग अपना कैमरा खोला करो, खासकर जब मुझे लगेगा कि कोई बच्चे की कंफ्यूजन है ज्यादा, तो वो उसका कैमरा तो खुलेगा। अब इसके बगैर हो नहीं सकता कैमरा, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सबकी रिक्वायरमेंट लगा दूं, सभी कैमरा खोलो ताकि मुझे नजर आए ना कौन क्या कर रहा है। तो कैमराज वगैरह अपने रेडी कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कैमराज खोलने हैं आपने। अच्छा 3SF में मुझे जरा बताएं, 3SF में क्या आंसर होगा? What will be the answer in 3 significant figures? Just नवार, Same रहेगा. 3SF में आंसर बताओ। 2SF जैसा सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा थोड़ी होगा, कुछ और होगा, बताओ जरा सोच के। 5 4 9. 5 4 9, 8 को 9 कर दिया। 8 9 कैसे हुआ ये तो बताओ? 3SF का मतलब थर्ड सिग्निफिकेंट है कौन सा ये बताओ पहले? 8. वो 8 8 ही रहेगा या 9 हो जाएगा? 8 रहेगा. तुमने 9 कैसे किया? गलती की? सोच के बोले, सोच के बोले। 5 4 8, आगे क्या करूं? Same. 8 को राउंड ऑफ करके 8 कर दिया, तो आगे जो नंबर है 3 2 उसको सेम लिख दूं? नहीं 0. कितने 0? 2. जी। अब मुझे बताएं 4SF में क्या होगा? 5 4 8 3 0 0. 5 4 8 3 0 0, 2 0। 1 0. 2 0 क्यों बोले थे? 1 0, क्योंकि एक डिजिट बचता है 3 के बाद। 3 लिखने के बाद 3 राउंड ऑफ होके 3 बन गया, उसके बाद एक डिजिट था उसकी जगह 0 आ गया, तो ये बन गया 5 4 8 3 0। सही है? बात समझ आ रही है नवार? Yes.
पहले क्लियर नहीं था ना कौन से बिल्कुल सिग्निफिकेंट का। जी अब राउंडिंग, अब ये जो मैंने सिखाया है इसको रिकॉर्डिंग में देख के एक दफा दोबारा लॉक कर लेना अपने दिमाग में, सही है। यूनिट 1C ओके मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेजी हुई हैं। तुम्हारा नवाज यूनिट 1B का काम भी नहीं है, वो भी आपने कंप्लीट करना है। सबकी मैं सबमिशन गूगल क्लासरूम में इंशाल्लाह आप लूंगा। आप लोगों ने 1A 1B 1C सब सबमिट करवाना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 1D जो है 1D अभी एक्सप्लेनेशन चल रही है, 1D की एक्सप्लेनेशन में थोड़ा करवाता हूँ, अगली क्लास में भी करवाऊंगा, फिर 1D का काम दूंगा। तो अभी आप लोगों का टारगेट है 1C के सवालात करना, और 1D में जो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर किया हुआ है उसके नोट्स बना लेना, सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर वाली चीज का आपने नोट्स बना लिए थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें, सही है। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक यूनिट 1C इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे फर्दर कम्युनिकेशन करता हूँ। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।